हेलो माय ऑडियो फ्रेंड्स, मैं प्रयागराज मिश्रा एक बार फिर से स्वागत करता हूं आप सभी का अपने चैनल टारगेट गुरुकुल पर। आज हम पढ़ने जा रहे हैं रेगुलेटिंग एक्ट के बारे में और पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में। लेकिन इन एक्ट्स के बारे में जानने से पहले हमें इसके पीछे की हिस्ट्री को जानना बहुत ज़रूरी है। इसके पीछे की जो हिस्ट्री है वो भारत के संदर्भ में अगर देखा जाए तो ब्रिटिश शासन से रिलेट करती है। आपको पता है कि ब्रिटिश शासन का एक व्यापारिक निकाय के रूप में आगाज़ 1608 ईस्वी में हो गया था। हालांकि एलिजाबेथ ने जो चार्टर पारित किया था, जिस पर मुहर लगा दी थी, वो 1600 में ही लग गई थी और एक व्यापारिक निकाय के रूप में भारत में ब्रिटिश शासन जो था वो 1608 ईस्वी में स्थापित हो गया। अब इसी बीच व्यापारिक निकाय के रूप में स्थापित हो गया, प्रशासनिक सेवाओं में भी बहुत बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और यहाँ पर युद्ध भी काफ़ी लड़े। उन युद्धों में दो युद्ध को बहुत सदियों तक याद रखा जाएगा और आज तक बहुत ही रिलेवेंट टॉपिक बने हुए हैं। एक है आपका 1757 का प्लासी का युद्ध और 1764 का बक्सर का युद्ध। बक्सर के युद्ध ने तो पूरा समझ लो एक जो संविधान था उसका रुख अपना लिया था कि यहीं से संविधान का निर्माण होने की जो प्रथा थी वो एक प्रकार से शुरू हो गई थी। 1764 में जब बक्सर के युद्ध में अंग्रेज़ों की विजय हो गई तो 1765 में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता की दीवानी इनके पास आ गई। जितना राजस्व था, जितना प्रशासनिक निकाय था, जितना व्यापारिक निकाय था, सब इनके हाथ में आ गया 1765 में, 1764 का बक्सर युद्ध जीतने के बाद। जब इनको दीवानी मिल गई, जब इनको एक प्रकार से इनका प्रभुत्व हो गया उन क्षेत्रों पर, तो इनके अंदर और खलबली मची कि अब हम भारत पर शासन करना चाहते हैं, भारत पर प्रशासन करना चाहते हैं एक प्रकार से। और उसके लिए इन्होंने क्या किया कि भारत में जितनी संभव ज्यादतियाँ हो रही थी वो इन्होंने कर डाली। खूब लूट खसोट की भारत में होकर के, और जितनी मतलब जो एक प्रकार से जो भ्रष्टाचार था, जिसको हम भ्रष्टाचार कह सकते हैं, वो अपने चरम पर पहुंच गया था 1765 के बाद। अर्थात हम कह सकते हैं बक्सर युद्ध के बाद जो ब्रिटिशर्स थे उनका जो भ्रष्टाचार था वो भारत के संदर्भ में अपनी चरम पर पहुंच गया था। खूब लूट खसोट करते थे। और इसका केंद्र कौन सा बना? इसका मुख्य केंद्र था बंगाल। बंगाल को लेकर ही तो बक्सर का युद्ध हुआ था। बंगाल जब इसका मुख्य केंद्र बना तो वहाँ से जितनी भी संपत्ति ये लोग पाते थे, सारी संपत्ति को लूटते खसोटते और ब्रिटेन में भेज देते थे। एक प्रकार से इनका जो राजस्व था, इनके जो कर चुकाए जाते थे, भारतीयों के संदर्भ में जो कर चुकाए जाते थे, वो भी बंगाल के खजाने से ही चुकाए जाते थे। कितना दोषपूर्ण रहा होगा वो समय। मतलब आप हमारी चीज़ों को खरीदते हो, आप हमारे यहाँ व्यापार कर रहे हो और आप हमें चूना लगा रहे हो। ये बहुत ही मतलब एक प्रकार से ज्यादती ही हो रही थी भारतीयों के साथ। और भारतीय जो वर्ग था वो उसमें इतनी चेतना नहीं थी, तब उतना जागरूक व्यक्ति भी नहीं हो रहा था। लेकिन जो यहाँ पे नवाब हुआ करते थे, बहुत कोशिश की, बहुत ज़्यादा कोशिश की। अगर हम बात करें मुर्शिद अली खां के बारे में, अली वर्दी खान के बारे में, तो थर्राते थे अंग्रेज उनके सामने। लेकिन जब उन दोनों की मृत्यु हो गई और शासन प्रशासन अंग्रेज़ों के हाथ में आ गया तो पूरी खेल बिगड़ गया 1764 बक्सर युद्ध के बाद। और वहाँ पर जो इसका मालिक था ब्रिटिश शासन का, जो सरकार बैठी थी ब्रिटेन में, वहाँ पे कई वर्ग उभर रहे थे। पूंजीपति वर्ग थे, अभिजात वर्ग थे। उनको लग रहा था कि कंपनी तो जाके भारत में व्यापार कर रही है और भारत का जितना माल है सब अपने घर भिजवा रही है। वहाँ पर भी कंपनी के विरोधी थे कई, जो चाहते थे कि हमारा भी विकास हो। अब भारत में कई पार्टियाँ रहती हैं, अगर एक पार्टी अपने चरम बिंदु पर है तो दूसरी पार्टी को ईर्ष्या जरूर होती है। वैसा ही ब्रिटेन में था। ब्रिटेन के कई पूंजीपति वर्ग, अभिजात वर्ग बहुत ज़्यादा नाराज़ थे कंपनी से, ईर्ष्या करते थे एक प्रकार से। वो चाहते थे कि ये कभी उभर कर आए ना सामने और इसको दबाने की कोशिश की जाए। और ब्रिटेन की सरकार थी उस पर पूरी तरीके से दबाव डाला, प्रेशर डाला गया कि कंपनी को नियंत्रित कर लीजिए वरना परिणाम अच्छा नहीं होगा, अन्यथा हमें भी व्यापार करने की छूट दे दीजिए। ऐसा क्यों? क्योंकि जब 1600 में एलिजाबेथ ने चार्टर स्वीकार किया था और उस चार्टर पर मुहर लगाई थी तो केवल और केवल ईस्ट इंडिया कंपनी के लिए था ये। अर्थात
व्यापारिक निकाय के रूप में सिर्फ ईस्ट इंडिया कंपनी ही भारत में व्यापार जाकर कर सकती थी और किसी भी ब्रिटेन की कंपनी को ऐसी रियायत नहीं दी गई थी। तो उन्होंने कहा भैया दबाव डाल लीजिए, नियंत्रित कर लीजिए, ब्रिटेन की सरकार से कहा, अन्यथा परिणाम बहुत ही दुराचार होने वाला है। समस्याएं सबके साथ थीं। उधर जो अंग्रेज़ थे वो भी अब थोड़ा सा भयभीत हो रहे थे, लेकिन वहाँ से खजाना तो आ ही रहा था, उनको कोई फ़र्क पड़ने वाला था ही नहीं। अब जब इधर से पूंजीपत वर्ग, औपजात वर्ग से दबाव डाला गया ब्रिटेन की सरकार पर, तो ब्रिटेन की सरकार ने निर्णय लिया, उनको चेतावनी दी कि आप संभल जाइए वरना हमें कोई एक्शन लेना पड़ेगा। लेकिन वो तो ठहरे, अब क्या बताएं उनको, उन्होंने मानी नहीं बात। ब्रिटेन सरकार को अंत में एक निर्णय लेना पड़ा, उनको एक एक्ट पास करना पड़ा। उस एक्ट का नाम था रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में। और तब इस रेगुलेटिंग एक्ट ने कुछ ऐसी बातें कहीं जिनके तहत कंपनी पर नियंत्रण रखा जा सके। इन्होंने रेगुलेटिंग एक्ट 1773 में निम्न बातों का उल्लेख किया जो हम यहाँ पर आपको बताने जा रहे हैं। मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स हैं, आप लोगों को नोट कर लेना है, पेन और कॉपी लेकर जरूर बैठिएगा, ठीक है। पहला, 1757 प्लासी की युद्ध तक से शुरू हुआ था एक दौर जहां पर गवर्नर हुआ करता था रॉबर्ट क्लाइव, और 1773 तक ये पद पर अपने बना रहा। वास्तविक तौर पर 1763 में वह नियुक्त हुआ था और 1773 तक रहा। 1773 में जो बंगाल का गवर्नर था, सिर्फ क्योंकि सत्ता बंगाल की चलती थी और बंगाल का गवर्नर हुआ करता था, अब बंगाल के गवर्नर के स्थान पर बंगाल का गवर्नर जनरल नया नाम दिया गया, क्योंकि उस समय जो विशेष मुख्य केंद्र मैंने बताया कि आपका बंगाल हुआ करता था, तो बंगाल का गवर्नर का नाम बदलकर अब गवर्नर जनरल कर दिया गया। जो बंगाल का गवर्नर जनरल हुआ करता था, जो गवर्नर हुआ करता था, उसका नाम बदल के गवर्नर कर दिया गया। और ऐसे पहले गवर्नर जनरल वॉरेन हेस्टिंग्स थे। वॉरेन हेस्टिंग्स जैसे पहले गवर्नर जनरल थे, ठीक है। इसके साथ एक और व्यवस्था की गई। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई कोलकाता में। 1774 में उच्चतम न्यायालय की स्थापना कर दी गई कोलकाता में, वही जो आपका कलकत्ता है, जो कि एक मुख्य प्रेसिडेंसी के रूप में आता था बंगाल के अंतर्गत। इसके अंतर्गत एक और घटना हुई, जो आपकी प्रांत है जहाँ मद्रास, चाहे हम बात कर लें बम्बई की, चाहे आपका बंगाल हो जो कि मुख्य केंद्र था। अब जब गवर्नर, बंगाल का गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, जब बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया, तो स्वाभाविक था कि बंगाल के गवर्नर की शक्ति और बड़ी होगी, क्योंकि उसका नाम अब वो गवर्नर नहीं गवर्नर जनरल हुआ करता। क्योंकि प्रेसिडेंसियों की बात करें तो पहले हर जगह, बक्सर युद्ध के पहले हर जगह गवर्नर हुआ करते थे। 3 प्रेसिडेंसियों में मुख्यतः बम्बई, मद्रास और बंगाल में। लेकिन बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के, सिर्फ बंगाल के गवर्नर का नाम बदल के गवर्नर जनरल कर दिया गया। तो जो मद्रास और बम्बई की शक्तियाँ थीं वो अब इसके अधीन हो गई, अब इसके हाथों में आ गई। अब कानून कैसे चलाना है, कैसे प्रशासन चलाना है, सब
बंगाल के गवर्नर जनरल के बारे में के हाथ में आ गया था, और बंगाल का गवर्नर जनरल था वॉरेन हेस्टिंग्स। इसका एक और डायमेंशन था कि 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की यहाँ पर स्थापना की गई थी। ठीक है, 1774 में आपके कलकत्ता न्यायालय की स्थापना की गई। यहाँ पर दो तीन बातें और। पहली चीज़ कि जब रेगुलेटिंग एक्ट आया, जो कि ब्रिटिश कंपनी थी, जो ईस्ट इंडिया कंपनी, उसको नियंत्रित करने के लिए, अब नियंत्रित कैसे करेंगे, सबसे मेन पॉइंट तो यही जिक्र किया गया इसमें। इसके लास्ट में मेन पॉइंट जिक्र किया गया कि जो ब्रिटिश कंपनी है उस पर नियंत्रण कैसे रखेंगे और किस लिए रखेंगे, उसका उद्देश्य क्या है। इन दो पॉइंट्स को बहुत ही अच्छे से डिस्क्राइब किया गया। नंबर एक ध्यान दीजिएगा, जिसको कि कहते हैं बोर्ड ऑफ कंट्रोल, सॉरी बोर्ड ऑफ डायरेक्टर्स। जो आपका कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स है, इसकी स्थापना की गई। ये कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स क्या है और ये कहाँ पर स्थापित होगा, जो कि ब्रिटिश जो कंपनी है, जो जिसको ईस्ट इंडिया कंपनी कहते हैं, उसको नियंत्रित कर सकेगा। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना 1773 के रेगुलेटिंग एक्ट के तहत हुई थी। अब कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना तो इसके तहत हो गई। इसको थोड़ा सा अगर हम, चलिए ये मान लीजिए, इधर थोड़ा सा ग्राफिकली इसको समझ लेते हैं। ठीक है, ये पिट्स इंडिया एक्ट के बारे में नहीं बता रहे, जगह नहीं है, इस वजह से मैं आपको यहाँ पे समझा दे रहा हूँ। मान लीजिए कि ये आपका भारत है एज एग्जाम्पल, ठीक है, और यहाँ पर जो ब्रिटिशर्स हैं ये सब हैं, व्यापार कर रहे हैं। ये आपका इंग्लैंड है। इंग्लैंड में एक सत्ता बैठी है, वो भारत को नियंत्रित करना चाह रही है, जो भारत में ब्रिटिश व्यापारी व्यापार कर रहे हैं। क्या करेंगे इसके लिए? इसके लिए क्या करेंगे? ये क्या करेंगे कि यहाँ पे जो ब्रिटिशर्स हैं, जो व्यापारी हैं, वो नियंत्रित हो जाएं। इसके लिए भारत में, बंगाल में एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना कर दी। एक कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की इन्होंने स्थापना कर दी, ताकि उसमें कई सदस्य थे जो यहाँ की जो गतिविधियाँ चल रही थी भारत में, उनकी जानकारी ब्रिटेन में, यानी ब्रिटेन की सरकार को दिया करते थे। और इनको कुछ जिम्मेदारियाँ इन्होंने दी थी। इनको जिम्मेदारी दी थी कि किसी भी प्रकार का कोई भ्रष्टाचार नहीं होना चाहिए। आप व्यापार कर रहे हो, व्यापार करें, लेकिन किसी भी प्रकार का अगर कोई भ्रष्टाचार हुआ तो आपका जो व्यापार का जो मसौदा हमारे साथ किया था, उसको रद्द कर दिया जाएगा। तो यहाँ से तब, लेकिन फिर भी क्या हुआ कि इस प्रकार से कुछ नियंत्रित नहीं हो सका था। फिर एक अमेंडिंग एक्ट आया था 1781 का, उसमें कुछ परिवर्तन किए गए थे। कुछ ऐसे ही परिवर्तन रिलेट करते थे जो रेगुलेटिंग एक्ट 1773 से, वही था। उसको नहीं समझेंगे, जो हमारे पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है उसको समझेंगे। तो आई होप कि समझ गए। पिट्स इंडिया एक्ट का नहीं, मैंने आपको ऐसे ही ग्राफिकली थोड़ा सा समझाने की कोशिश की। ठीक है, अब इसके उद्देश्य क्या था? इसका उद्देश्य वही था। एक बात और उल्लेख किया गया कि कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की जो स्थापना कर दी गई, यहाँ पर एक बात कही गई कि ब्रिटिश की जो गतिविधियाँ हैं उनको नियंत्रण किया जाए, उनको नियंत्रित किया जाए। जो गतिविधियाँ चल रही थीं, गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए। ये बहुत ही ज़्यादा, मतलब अच्छे से आप लोग याद कर लीजिएगा। मेन पॉइंट इसका सबसे यही कि यहाँ पे नियंत्रित गतिविधियों को नियंत्रित किया जाए और कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की यहाँ पर स्थापना की गई। ठीक है, ये चारों पॉइंट्स इंपॉर्टेंट है वैसे आप लोगों के। और हाँ, एक चीज़ और, 1774 में कलकत्ता उच्च न्यायालय की स्थापना हुई, जिसमें एक मुख्य न्यायाधीश और 3 न्यायाधीश की स्थापना की गई थी। ठीक है, एक मुख्य न्यायाधीश था और 3 न्यायाधीश थे आपके। अब देखते हैं कि पिट्स इंडिया एक्ट क्या था।
इसमें कुछ कमियां थी। 1788 में एक आया, 1781 में एक एमेंडिंग एक्ट आया था, संशोधन, जो कि कुछ इसमें से कमियों को ठीक किया गया और उनमें सुधार किया गया। लेकिन पिट्स इंडिया एक्ट आया, ठीक है, पिट्स इंडिया एक्ट, इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिए गए। ये जो आपका पिट्स इंडिया एक्ट है, इसमें काफ़ी ज़्यादा बदलाव कर दिए गए। इसमें दो बातें बहुत महत्वपूर्ण हैं जिनका उल्लेख बहुत अच्छे से किया गया। पहली बात, जो आज तक व्यापारिक इकाई के, एक व्यापारिक निकाय के रूप में काम करता आ रहा था, जो कंपनी है ईस्ट इंडिया कंपनी, अब उनके कार्यों को अलग कर दिया गया। जो व्यापार के कार्य थे, जो वाणिज्य के कार्य थे, वो एक तरफ हो गए, और जो प्रशासनिक कार्य थे, जो राजनीतिक कार्य थे, वो एक तरफ हो गए। सबसे बड़ा डिसीजन पिट्स इंडिया एक्ट का यही था। अभी मैंने आपको बताया एक प्रशासनिक निकाय के रूप में आया था, शासन प्रशासन भी चलाते थे, लेकिन उन्होंने कहा भैया अगर आप काम करना चाहते हो ढंग से, तो अपने जो एक प्रकार से जो तरीका है काम करने का, उसको संभाल लीजिए, क्योंकि आपके तरीकों में ही भ्रष्टाचार छिपा हुआ है और आपके लोग ही हमारी जनता को धोखा दे रहे हैं एक प्रकार से। क्योंकि ईस्ट इंडिया कंपनी नहीं सिर्फ ब्रिटेन में रहती है, वहाँ की और भी जनता है जो भूखों मर रही है, जिनको खाने के लाले लग रहे हैं। तुम तो अमीर हो, तुम तो पैसे कमा रहे हो, तुमको क्या मिल रहा है? तो उन्होंने कहा भैया अपना सही तरीके से रहना सीख लीजिए, हम कुछ नियम बना रहे हैं, उनका पालन करिए, अन्यथा अच्छा नहीं होगा। ब्रिटिश सरकार का ऐसा मानना हुआ। तो वाणिज्यिक कार्य, जो व्यापारिक कार्य थे, और एक प्रकार एक दूसरी तरफ जो राजनीतिक कार्य थे, उनको अलग कर दिया गया। ये बहुत बड़ा फैसला हुआ। राइटिंग अच्छी नहीं बन रही होगी, बट आई होप समझ में आ रहा होगा आप लोग को। बोर्ड पर प्रैक्टिस नहीं है उतनी। अब बात आई कि व्यापारिक और राजनीतिक और कार्य तो इनके अलग हो गए, जो प्रशासनिक कार्य थे, जो व्यापारिक वाणिज्यिक कार्य थे, इनका शासन प्रशासन कैसे ठीक ठाक से चलाया जाएगा। तो यहाँ पर जो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स थे, जो एक प्रकार से चापलूसी करते थे ब्रिटिश सरकार की, जो मैंने अभी ग्राफ में बताया था कि बंगाल में उनको स्थापित किया था और वो चापलूसी जैसा करते थे, उनको व्यापारिक कार्य सौंप दिए गए, जो कि पहले से चला रहे थे। प्रशासन भी चलाते थे, उनसे एक प्रकार से कहते हैं उनसे प्रशासन के कार्य जो थे और राजनीतिक कार्य उनसे छीन लिए गए। उसके लिए एक बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई, निदेशक मंडल जिसको कि बोलते हैं। राजनीतिक कार्यों के लिए बोर्ड ऑफ कंट्रोल, बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। ठीक है, तो जो राजनीतिक कार्य थे उनके लिए आपके बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना की गई। और जो आपका व्यापारिक था, व्यापारिक कार्यों की देखरेख कौन करता था? कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स आपके व्यापारिक कार्यों की देखरेख करते थे। ठीक है, एक बात और जो इंपॉर्टेंट है यहाँ पर, कि इन दोनों को अपने कार्य मिल गए। यहीं से कह सकते हैं कि जो ब्रिटिश सरकार बैठी थी ब्रिटेन में, अब उसका भारत पर नियंत्रण हो गया था और कंपनी पर नियंत्रण हो गया था। ये दो बातें, एक तो भारत पर नियंत्रण हो गया था, पूरी तरीके से भारत पर नियंत्रण हुआ इस एक्ट के जरिए, ऐसा मान लिया गया पूरी तरीके से। और जो कंपनी थी उस पर भी एक प्रकार से अब ये दबाव बना चुकी थी और उसको अपने हिसाब से कठपुतली की तरह नचाने के लायक बना चुकी थी। तो ये जो दो एक्ट्स आए थे बहुत इंपॉर्टेंट, हर एक कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम ले लीजिए। अभी आप CUET एंट्रेंस एग्ज़ाम 2022 की प्रिपरेशन कर रहे हैं, उसके हिसाब से भी
आपके जो सेमेस्टर एग्ज़ाम होते हैं बीए में तो है ही है, बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, बहुत क्वेश्चन बनते हैं। और भी है इसकी कहानी बैकग्राउंड की, और यहाँ पर अभी आगे पढ़ेंगे आपके और भी एक्ट आते हैं, तो उनके बारे में हम डिटेल से बताएंगे आपको एक एक करके। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड सर्कल में ज़रूर शेयर कीजिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा आप लोग अपना सपोर्ट दीजिए। और अगर वीडियो ज़्यादा अच्छी लगी हो तो बताइए, अगला का जो टॉपिक है उस पर भी मैं वीडियो बना दूँ, ठीक है। आप लोग कमेंट करके बता दीजिएगा कि इसके जो अगले एक्ट्स हैं उनको भी मैं क्लियर करा दूँ। वैसे कोई मोटिव तो नहीं था कि मैं स्पेसिफिक बातें, लेकिन इम्पॉर्टेंट मुझे लगा तो मैंने आपको बताना सही समझा। अगर आप लोग आगे भी वीडियोस चाहते हैं इसकी तो कमेंट करके बता दीजिएगा, मैं ज़रूर कोशिश करूँगा लाने की, ठीक है। हमारे साथ जुड़ने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।